हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के यूट्यूब परिवार पे। इससे पहले की क्लास में हम लोग प्रकाश के गुण को अच्छे से खत्म कर लिए थे। प्रकाश के गुण क्या होता है, 8-9 गुण प्रकाश के बताया गया था। प्रकाश कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये सारा चीज प्रकाश के गुण में हम लोग सीखे थे। आज हम लोग एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है, कहें तो ज्यामिति प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। उस चैप्टर का नाम होता है प्रकाश के परावर्तन। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन स्टार्ट करने वाले हैं। परावर्तन को समझने से पहले, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले हम आपको परावर्तन शब्द का मतलब समझाते हैं क्या होता है। परावर्तन शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने ही माध्यम में लौट जाना, परावर्तन कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पास बॉल लिए, ये बॉल जो है अभी कौन सा माध्यम में हाथ में रहेगा? हवा में रहेगा। और इसको दीवार पे मारे तो क्या बॉल वापस लौट जाएगा हमारे तरफ? तो ये दीवार पे जब बॉल लगा तो किस माध्यम से ट्रांसफर होके गया? हवा के माध्यम से। जब लौट के आया तो किस माध्यम से हमारे पास आया? हवा के माध्यम से आया। तो एक क्रिया क्या कहलाता है? एक क्रिया को बोलते हैं परावर्तन। किसी भी चीज को अपने ही माध्यम में लौट आना परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा के अपने माध्यम में लौट आएगी तो उसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। क्लियर है सबको? तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? जब किसी सतह से प्रकाश टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। आइए इस बात को समझते हैं। जैसे कि एक सतह है हमारे पास, सतह, एक कोई सतह है हमारे पास। इस सतह से प्रकाश जो है ऐसे गया और अपने ही माध्यम में लौट आया, दूसरे के माध्यम में नहीं, अपने ही माध्यम में वापस लौट आया। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश की किरणें गया और अपने ही माध्यम में लौट आया, मतलब जिधर से गया था उधर ही लौट आया, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन में इसमें एक काल्पनिक लाइन खींचा जाता है जिसे बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल को हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस पे स्पर्श रेखा खींच कर बनाया जाता है। इस सरफेस है, सरफेस पे कौन सा रेखा खींचे हैं? सरफेस पे जो रेखा खींचा गया उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और जो नॉर्मल बनाया जाता है इस स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर बनाया जाता है। इस स्पर्श रेखा के क्या बनाया जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्लियर है सबको? नॉर्मल जनरली लोग बता देते हैं कि नॉर्मल किसे कहते हैं, तो अभिलंब, अभिलंब किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं आपतन बिंदु पे जो काल्पनिक रेखा खींचा जाता है 90 डिग्री पे सतह से, उसे अभिलंब कहते हैं। ऐसा नहीं होता है, सतह पे पहले टेंजेंट खींचा जाता है, स्पर्श रेखा खींचा जाता है, और इस स्पर्श रेखा पे जो 90 डिग्री वाला लाइन जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब या नॉर्मल बोला जाता है इसे, अभिलंब या नॉर्मल। नॉर्मल क्लियर है सबको? अभिलंब या नॉर्मल। कोई पूछेगा प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं, प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर, टकराकर अपने ही माध्यम में, अपने ही माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को, तो प्रकाश के इस घटना को, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश की इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं हम लोग। क्लियर है सबको यहां तक? प्रकाश के परावर्तन में अभिलंब कैसे खींचा जाता है? तो जो किरण आपतित हुआ है सरफेस पे, उस सरफेस पे पहले एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, और स्पर्श रेखा के लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्लियर है सबको यहां तक? तो आइए अभिलंब क्या होता है हम नीचे लिख देते हैं। अभिलंब को हमेशा, अभिलंब को हमेशा, हमेशा स्पर्श रेखा से खींचा जाता है, स्पर्श रेखा से खींचा जाता है, खींचा जाता है। और स्पर्श रेखा कहां होना चाहिए? तो स्पर्श रेखा होना चाहिए सतह पर। इस बात को याद रखिएगा, अभिलंब को हमेशा कहां से खींचा जाता है? इस सतह पे जो स्पर्श रेखा बना है इसी से अभिलंब को खींचा जाता है।
सतह पे स्पर्श रेखा के लंबवत एक लाइन खींचा जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अविलंब बोलते हैं या नॉर्मल बोलते हैं। इसे नॉर्मली एन द्वारा डिनोट किया जाता है, एन, स्मॉल एन द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर है सबको? तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। और जो आने वाली किरण होती है, जो सतह से टकराने वाली किरण होती है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण, आपतित किरण। और टकरा कर जो वापस आने वाली किरण होती है, इस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। क्लियर है सबको यहां तक? और आपतित किरण जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पर आके मिलती है, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु बोलते हैं इसे। क्लियर है सबको यहां तक? और आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण। इसे कोण आई द्वारा लिखते हैं। तो कोई पूछेगा कोण आई क्या है, वेयर कोण आई क्या है? कोण आई को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। कोण आई को बोला जाता है आपतन कोण, इसको बोला जाता है इंग्लिश में एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है सबको यहां तक? और आपतित परावर्तित किरण और विलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कोणार। तो कोई पूछेगा कोणार क्या है, तो कोणार को बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल भी कहा जाता है इसे, याद रखिएगा इस बात को। तो सारे पॉइंट क्लियर है सबको इसमें? जो आने वाली सतह से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण और सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। और अविलंब क्या होता है, तो सतह पर के स्पर्श रेखा पे जो लंबवत लाइन खींचा जाता है उसी को हम लोग अविलंब कहते हैं। और आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में बने हुए कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतित किरण जिस सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। किसी को प्रकाश के परावर्तन में इतना में दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए प्रकाश के परावर्तन में कुछ नोट पॉइंट को समझते हैं। इसमें नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट, तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहला जो नोट आता है, प्रकाश के जब परावर्तन की क्रिया होता है, जब लाइट एक माध्यम से जब उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इसके बीच में क्या खींचा जाता है, एक नॉर्मल। जनरली टीचर बता देते हैं, देखिए नॉर्मल को ऐसे खींचा जाता है, नहीं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा होगा और इस स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, वेव। वेव के पास क्या होता है, वेव बोले तो तरंग। तरंग के पास उसकी आवृत्ति होती है और उसका वेग होता है, उसकी आवृत्ति होती है, उसका तरंग दैर्ध्य होता है। और जब परावर्तित होगा प्रकाश तो क्या इसमें कोई बदलाव होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। भी भी रहता है, एफ ही रहता है और लेमडा लेमडा ही रहता है। कहने का मतलब है प्रकाश के परावर्तन में भी, प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के चाल या वेग बोल लीजिए, प्रकाश के वेग, प्रकाश के वेग, तरंगदैर्ध्य, वेग तरंगदैर्ध्य और वेग तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा, नोट नंबर फर्स्ट, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नोट नंबर कौन सा हो गया, नोट नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब है भी जो है, भी इसको आई लिख देते हैं। भी आई कहने का मतलब वैसे प्रकाश का वेग जो आपतित हो रहा है। क्लियर है सबको? भी आई जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, भी एफ के। एफ क्या होता है, वैसे प्रकाश की चाल जो परावर्तित हो रही है। क्लियर है सबको? ठीक उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं भी आई बराबर में भी एफ, सॉरी एफ आई बराबर में एफ एफ। आपतित किरण के प्रकाश की आवृत्ति और परावर्तित किरण के प्रकाश की आवृत्ति आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक उसी तरह से लिख सकते हैं लेमडा वन बराबर, सॉरी लेमडा आई बराबर में लेमडा एफ। लेमडा आई बराबर में क्या लिख सकते हैं, लेमडा एफ। लेमडा आई क्या होता है,
प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और परावर्तित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कौन से नियम में होता है ऐसा, प्रकाश के परावर्तन के नियम में ऐसा होता है कि तीनों चीज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक, किसको दिक्कत है? आइए नेक्स्ट नोट पॉइंट को समझते हैं और इसको दैनिक जीवन से कुछ एग्जांपल से रिलेट करके समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के समय, प्रकाश के परावर्तन के समय उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है। प्रकाश के परावर्तन के समय उसकी तीव्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। प्रकाश के परावर्तन की क्रिया जब होता है तो उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है। कहने का मतलब तीव्रता क्या होता है, प्रकाश के चमकने की क्षमता। तीव्रता का मतलब क्या होता है, प्रकाश को चमकने की क्षमता में कमी आ जाती है। प्रकाश को चमकने की क्षमता में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लिए हम लोग, कहीं कुछ गलत लिखा है क्या? प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पास होता है नहीं बल्कि नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। कोई गलत यहाँ पर से गलत लिखा गया था, हम सही कर दिए हैं। क्लियर है सबको? प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन के समय उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है। कहने का मतलब प्रकाश को चमकने की जो क्षमता है वो कम हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। कभी रूम अंधेरा है, पूरा अंधेरा रूम है, उसमें लाइट जलाएं कभी, तो लाइट जला के आईना में देखिएगा अपना चेहरा, ठीक है? जब लाइट इधर उधर टकरा के आता है तो आईना में जो चेहरा है वो हमारा कम चमकदार नजर आता है। लेकिन वही लाइट को जब सीधा अपने चेहरा पर बांटते हैं, सीधा अपना चेहरा पे बांटते हैं, तो लाइट जो है हमारा जो चेहरा है आईना में, क्या वो पूरा साफ साफ नजर आता है? हाँ, पूरा साफ नजर आता है। वही हम दीवार पे टकरा के या इधर उधर कहीं टकरा के जब प्रकाश की किरणें हमारे चेहरा पर आता है तो उतना साफ नजर नहीं आता प्रतिबिंब। लेकिन जब डायरेक्ट चेहरा पे लाइट मारते हैं और आईना में देखते हैं तो हमारा इमेज जो है एकदम सही बनता है, एकदम साफ साफ बनता है। कहने का मतलब है जब कोई वस्तु से प्रकाश टकरा के आया तो चमकने की क्षमता उसका कम हो गया है। क्लियर है सबको? तो प्रकाश के परावर्तन के समय कौन सी क्षमता कम हो जाती है? प्रकाश के चमकने की क्षमता। कहने का मतलब प्रकाश की तीव्रता जो है से कम हो जाती है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। शादी विवाह में देखा होगा, दुल्हन और दुल्हन पे जो फोटो बनाने वाले फोटोग्राफर होते हैं, दुल्हन और दुल्हनिया के जो फोटो बनाने वाले फोटोग्राफर होते हैं, वो लाइट कहाँ जलाते हैं? कहीं से परावर्तित करके लाते हैं क्या उसको? नहीं, सीधा एकदम दुल्हन दुल्हनिया पर साइड से एकदम लाइट को चलाते हैं, डायरेक्ट वहीं पर चलाते हैं, ताकि फोटो जो है एकदम अच्छा बने। क्योंकि जब टकरा के जाता है तो प्रकाश की तीव्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उतना अच्छा इमेज नहीं आएगा जितना अच्छा कि सीधा लाइट जलाने से आएगा, सीधा उसके चेहरे पे लाइट जलाने से आएगा। क्लियर है सबको? तो प्रकाश के परावर्तन के समय उसकी तीव्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इस बात को याद रखिएगा, प्रकाश को चमकने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। क्लियर है सबको? नोट पॉइंट सेकंड, नोट नंबर कौन सा हो गया? नोट नंबर सेकंड हो गया। नोट नंबर फर्स्ट क्या था? प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य और उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होती, बल्कि उसकी तीव्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्लियर है सबको? आइए नोट नंबर थर्ड को समझते हैं। नोट नंबर थर्ड, प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के आयाम में परिवर्तित होता है। प्रकाश के आयाम जो है सब बदल जाता है। आइए इस बात को समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? वेव होता है। और वेव जो होता है तरंग, अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल होता है। तो तरंग ऐसे आता है, तरंग हम बताए थे अनुप्रस्थ तरंग ऐसा होता है। तो जब अनुप्रस्थ तरंग ऐसे आपतित हो रहा है तो इसका आयाम, देखिए इसको बोलते हैं आयाम। ये जो डिस्टेंस हुआ ना यहां से यहां तक, डिस्टेंस जो दूरी, इसको बोला था एम्पलीट्यूड, इसको बोला था आयाम। जब आपतित किरण जब आती है, किसी सतह से टकराती है तो उसका आयाम कुछ और रहता है, और जब यही परावर्तित होकर जाती है तो इसका आयाम में बदलाव आ जाता है। देखिए तो पहले आयाम बड़ा था और अब आयाम का जो मान है क्या वो छोटा हो गया है? तो प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के आयाम, कहने का मतलब है आयाम में बदलाव हो जाता है, प्रकाश का आयाम चेंज हो जाता है, प्रकाश का आयाम बदल जाता है। क्लियर है सबको इस बात में?
प्रकाश का आयाम देखिए, पर आपतित जब हो रही है तो उसका आयाम कुछ और है, जब परावर्तित हो रहा है प्रकाश तो उसका आयाम कुछ और है। इस डिस्टेंस को कहा जाता है आयाम। तो प्रकाश के परावर्तन के समय किसमें कमी आ जाती है, किसमें कमी या बदलाव हो जाता है, तो प्रकाश के परावर्तन के समय उसके आयाम में, प्रकाश के परावर्तन के समय, परावर्तन के समय उसके आयाम में, उसके आयाम में कमी आ जाती है। कमी नहीं मतलब आयाम में परिवर्तन होता है, इस बात को हम लिख दे रहे हैं। क्या चीज परिवर्तन होता है, क्या चीज नहीं परिवर्तन होता है, क्या सबको समझ में आ गया? ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रकाश के परिवर्तन के समय चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा? तो वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो नहीं बदलते हैं। सॉरी, प्रकाश वेग और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है, लेकिन दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो बदलते हैं। कौन कौन से? प्रकाश के आयाम और प्रकाश की तीव्रता जो है सो बदल जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को नोट पॉइंट थर्ड में किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत होना चाहिए। आइए अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन को कंटिन्यू करते हैं, प्रकाश के परावर्तन में आगे सीखते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टी सीखे हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के वेग, तरंगदैर्घ्य और उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि प्रकाश के परावर्तन के समय उसकी तीव्रता, कहने मतलब चमकने की क्षमता जो है उसमें कमी आ जाता है। हम जो इतना गोर दिख रहे हैं ना, इतना गोर है ही नहीं है, हम काला हैं, ठीक है? हमारे ऊपर सीधा लाइट मारा गया है, सीधा एकदम चेहरा पे लाइट मारा गया, इसलिए हमारा चेहरा इतना चमक रहा है अच्छा से। वही लाइट अगर टकरा के कहीं से मारा जाता तो उतना अच्छा से नहीं चमकता हमारा चेहरा, क्योंकि टकराने के बाद उसकी तीव्रता में क्या आ जाती है, प्रकाश की जो चमकने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। तो हम जो इतना गोल नजर आ रहे हैं ना, ये किसके कारण नजर आ रहे हैं? ताकि प्रकाश हमारा सीधा लाइट चेहरा पे मारा गया है, और चेहरा पे मारने के कारण उसकी तीव्रता अधिक है। किसके अपेक्षा? तो परावर्तन की अपेक्षा अधिक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन में आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं प्रकाश के परावर्तन में क्या। यहाँ तक किसी को दिक्कत है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सीख लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दावली होते हैं जो प्रकाश के परावर्तन में इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे इसका कोई जरूरत नहीं है, इसे फेयर बनाने के व्यू से हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, और उसका कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है? फेयर ताकि अच्छा से कॉपी बने, सच के कॉपी बने, कॉपी सजा के लोग फेयर तैयार करते हैं, उसी तरह से फेयर तैयार करवा लेना है। महत्वपूर्ण शब्दावली या मुख्य शब्दावली, किससे रिलेटेड है शब्दावली? ये शब्दावली किससे रिलेटेड है? तो ये शब्दावली प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो किरण आता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या होता है आपतित किरण? इसको बोला जाता है आपतित किरण, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है आपतित किरण? तो सतह से आकर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। बिना टाइम गवाए इसको हम सिर्फ लिख दे रहे हैं। सतह पर आकर टकराने वाली किरण को, सतह पर आकर टकराने वाली किरण को, टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? सतह पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इतना तो समझदार होंगे, इतना तो लिखे ले होंगे। सतह पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। सेकंड, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण को इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है परावर्तित किरण? तो सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। लिख देते हैं इस बात को, सतह से टकराकर, सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को, वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण को ऐसे लिख देते हैं, वापस उसी माध्यम में, उसी माध्यम में जाने वाली किरण को, जाने वाली किरण को, जाने वाली किरण को क्या कहा जाता है? प्रकाश की सतह से टकराकर, प्रकाश सतह से टकराकर जब उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस प्रकार के किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है आपतन बिंदु? तो आपतित किरण सतह के जिस भाग पे मिलता है, जिस बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो क्या बोले हम? आपतित किरण सतह के जिस भाग से पर आपतित किरण सतह के जिस भाग पर मिलती है, जिस भाग पर मिलती है, आपतित किरण सतह के जिस भाग पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। क्लियर है सबको यहां तक? किसको दिक्कत है? तो आपतित किरण सतह के जिस भाग पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ऐसे लिखते रहे यहाँ पर, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। तीनों सबको क्लियर है? आइए फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं तीनों क्या होता है। तो प्रकाश के सतह पे आके टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। प्रकाश के सतह से टकरा के वापस जाने वाले, अपने माध्यम में जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतन बिंदु क्या होता है? सतह पर जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर है सबको? सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्लियर है सबको? किसी को दिक्कत है आपतन बिंदु में? तीन चीज हम लोग सीख लेंगे शब्दावली। पहला आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, चौथा क्या है? अभिलंब। आइए अभिलंब के बारे में सिखा देते हैं क्या होता है अभिलंब। चौथा अभिलंब कैसे को बोलते हैं? नॉर्मल। अभिलंब या नॉर्मल। आइए समझते हैं अभिलंब या नॉर्मल क्या होता है। ये पहले फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम बोर्ड पे लिख देते हैं। अभिलंब सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई लाइन को, लंबवत खींची गई रेखा, एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। नहीं आया समझ में? सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक लाइन को हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभी पीछे वाला डेफिनेशन भूल जाइए। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक आभासी, एक आपतित किरण और परावर्तन किरण के बीच में एक आभासी लाइन होता है, उसे अभिलंब कहते हैं। इस सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन इस सबसे ज्यादा सही होगा जब आप ये बोलेंगे स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो आइए इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पास अभिलंब में। स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श रेखा के लंबवत, लंबवत खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा को, होता नहीं है, खींचा जाता है, काल्पनिक रेखा को, स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। इसे स्मॉल एन द्वारा सूचित किया जाता है, इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट जो आता है, पांचवा पॉइंट आता है, वो आता है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आइए समझते हैं क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं, इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। सबको सही है इधर? आपतन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आइए समझते हैं इस बात को, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को
अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे फेयर तैयार करने के लिए हम लिख दे रहे हैं सब ना, इसका सबको हम फिगर में ही समझा चुके हैं। इसे कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है, फिगर में हम लोग समझा चुके हैं सब क्या होता है। सिर्फ फेयर तैयार करने के लिए हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल भी कहा जाता है। लिख ही दे रहे हैं बोर्ड पे, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या होते हैं अब परावर्तन कोण क्या होता है? तो किसके किसके बीच में? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किस साइन द्वारा सूचित किया जाता है? तो इसे कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सॉरी कोण आई नहीं, कोण आर। इसे कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। ये कहां से आता है आई और आर? समझ गए होंगे आप सभी लोग, इसके इंग्लिश से आया है, सूचित किया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कोण आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल कोण आर। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसको दिक्कत है इसमें? कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थे, किससे रिलेटेड है? प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड है। वो सारा चीज आपको बता दिया जा चुका है। प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड सारे जानकारी दे दिया जा चुका है। आइए अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रिवाइज हम लोग कर लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये सारे चीज क्या होता है? आपतित किरण क्या होता है? प्रकाश की सतह पर आके टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होता है? सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या होता है? सतह के स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्लियर सबको? आपतित किरण कोणाई क्या होता है? आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण सॉरी किरण लिखा गया यहाँ पास, परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो अभिलंब यानी कि नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। किसी को भी दिक्कत है यहाँ पास? आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु को मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर है सबको? महत्वपूर्ण शब्दावली सबको क्लियर है? आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार हम लोग समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहला का जो नाम होता है उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सेकंड का नाम होता है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन भी कहा जाता है। अनियमित या इसी को हम लोग बोलते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्यों कहते हैं हम समझाएंगे तो बताएंगे वहां पर क्यों कहा जाता है। इसको बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आइए एक एक करके समझते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है। क्लियर है सबको? तो आइए समझते हैं नियमित परावर्तन। सबसे पहले नियमित परावर्तन
परावर्तन। जब परावर्तन की क्रिया चिकनी या चमकदार चमकदार सतह या समतल सतह से होता है। जब परावर्तन की क्रिया लिख रहे हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। जब परावर्तन की क्रिया चमकदार, चिकनी या समतल सतह से होता है। चिकनी या समतल सतह से होता है तो उसे हम लोग कौन सा परावर्तन कहते हैं? उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा समतल दर्पण। और एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा शांत जल का पृष्ठ। शांत जल का पृष्ठ बोले तो ऊपर वाला हिस्सा, शांत जल का पृष्ठ। ये सारे कैसे परावर्तन के एग्जाम्पल होते हैं? नियमित परावर्तन के। आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से नियमित परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए समतल दर्पण है। एक समतल दर्पण का सतह है, जो नीचे पीछे वाला भाग समतल दर्पण में हमेशा पॉलिश किया हुआ रहता है। पॉलिश किस चीज का किया हुआ रहता है, क्या किया हुआ रहता है, सब बताएंगे जब समतल दर्पण पढ़ाएंगे तब। इसमें लाइट ऐसे आके गिर रही है, लाइट ऐसे गिर रही है। क्लियर है? तो हम सभी लोग पीछे पढ़ हो चुके हैं। लाइट का क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी कि जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लाइट क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। तो जिस माध्यम से आई है लाइट, उसी माध्यम में लाइट जो है से लौट गई। ऐसे क्लियर है सबको? तो जब परावर्तन की क्रिया कौन सी सतह से होगा? समतल सतह या चिकनी सतह से होता है, तो उसे हम लोग कौन सा परावर्तन बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या सबको क्लियर है? आइए नियमित परावर्तन में कुछ पॉइंट को समझते हैं, कुछ नोट को समझते हैं, उसके बाद एक से कुछ दैनिक जीवन में एग्जाम्पल लेके समझाया जाएगा। नोट नंबर फर्स्ट, नियमित परावर्तन में जो परावर्तित किरणें होती है वो समानांतर लौट जाती है। आपतित किरण, आने वाली किरण हमेशा समानांतर होती है। क्लियर है सबको? जो सूर्य के प्रकाश से जो किरणें आ रही है एक दूसरे के समानांतर होती है, अनंत से आती है, इसलिए एक दूसरे को समानांतर माना जाता है उसको। तो आपतित किरण समानांतर होती है और परावर्तन के बाद भी किरण कैसे लौटती है? तो समानांतर ही लौट जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नियमित, एकदम नियम के अनुसार हो रहा है, जैसे आया था वैसे ही लौट गया नियम के अनुसार, उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है? ऐसा कौन सा सतह से ऐसा होता है? तो ऐसा चिकना सतह या शांत जल के पृष्ठ से ऐसा होता है। क्लियर है सबको? तो नोट नंबर फर्स्ट में क्या आएगा? आपतित किरण अगर समानांतर है, जब आने वाली किरणें समानांतर होती है, आने वाली किरणें समानांतर होती है, समानांतर होती है, तो परावर्तन के बाद भी कैसे जाती है मियां बाबू? सॉरी एवरीवन, परावर्तन के बाद भी समानांतर लौट जाती है, समानांतर लौट जाती है। जब आने वाली किरणें समानांतर होती है तो परावर्तन के बाद भी कैसा लौट जाती है? समानांतर ही लौट जाती है। समानांतर कहने का मतलब है, अगर दो किरणों के बीच की दूरी, अगर ये दोनों किरणों के बीच की दूरी a है, तो यहाँ से जो किरण लौटा है ये दोनों के बीच की दूरी भी कितना होगा? ये दोनों के बीच की दूरी यही होगा। अगर ये दोनों के बीच की दूरी अगर b लेट कर लिया जाए, एज्यूम कर लिया जाए, तो ये दोनों की किरण के बीच की दूरी भी कितना होगा? b ही होगा। अगर ये दोनों किरण के बीच की दूरी c लेट कर लिया जाए, तो ये दोनों किरण के बीच की दूरी कितना होगा? c ही होगा। तो जब आने वाली किरणें समानांतर होती है तो परावर्तन के बाद भी कैसे लौटती है? समानांतर लौटती है। कौन से परावर्तन में ऐसा घटना देखने को मिलता है? तो ऐसे नियमित परावर्तन में ऐसा घटना देखने को मिलता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को भी दिक्कत है इसमें? नहीं ना? आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम लोग। इसी में आने वाली किरणें समानांतर, तो जाने वाली किरणें भी कैसा हो गई? समानांतर हो गई। इसमें एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इसमें एक स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। देखोगे शीशा, समतल दर्पण देखे हैं कभी? समतल दर्पण तो रोज हम लोग देखते हैं, उसके बिना तो रह ही नहीं सकते, रोज शीशा देखते हैं हम लोग। तो शीशा जो देखते हैं उस समतल दर्पण, जो हम लोग घर में आईना जो रहता है, उस समतल दर्पण का बना होता है। वो जो समतल दर्पण है उसमें हम लोग का कैसा प्रतिबिंब बनता है? स्पष्ट बनता है कि अस्पष्ट बनता है?
तो आप लोग का जवाब होगा स्पष्ट रूप से बनता है, एकदम जैसा हम लोग का चेहरा रहता है वैसा ही बना के देता है एकदम। तो नियमित परावर्तन के दौरान ऐसा क्रिया को होने को देखने को मिला है। तो समतल सतह से कौन सा परावर्तन हुआ है, तो हम लोग का स्पष्ट प्रतिबिंब उसमें बना है। नियमित परावर्तन की क्रिया हुआ तब हम लोग का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दिया है, समतल दर्पण में दिखाई दिया है। क्लियर है सबको। और शांत जल का पृष्ठ देखोगे, जब नदी के किनारे कुछ जल होते हैं जो शांत होते हैं, तो उसमें देखोगे उसके किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनका प्रतिबिंब इमेज दिखता है, अच्छा खासा दिखता है। वही पानी जब बहने लगता है नदी में, तो पेड़ पौधे का इमेज उतना अच्छा से दिखाई नहीं देता है, वो अनियमित परावर्तन करता है। जब शांत जल का पृष्ठ होता है तो नियमित परावर्तन करता है, जिसके कारण उसका इमेज स्पष्ट रूप से बनता है। और अनियमित परावर्तन जब पानी की धारा बहने लगती है, जब पानी की धारा बहने लगती है तो सतह से अनियमित परावर्तन होता है, जिसके कारण उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्लियर है सबको यहां तक। आइए, तो नियमित परावर्तन में कैसा प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। हम लोग भी कभी नहाने जाते हैं तो बाल्टी उल्टी में पानी लेके बैठ जाते हैं, बैठने के बाद उसमें चेहरा देखते हैं। कुछ देर चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता है, जब पानी घूमते रहता है तो चेहरा उतना अच्छा से स्पष्ट नजर नहीं आता। जब पानी को ऐसा शांत कर देते हैं तो हम लोग का चेहरा एकदम स्पष्ट नजर आने लगता है। ये नियमित परावर्तन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि शांत जल के पृष्ठ से कौन सा परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन। और अशांत जल, कहने बोलो जल की धारा बह रही है, तो उससे कौन सा परावर्तन होता है, उससे होता है अनियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन से उतना स्पष्ट इमेज नहीं बनता है। क्लियर है सबको ये पॉइंट। तो नियमित परावर्तन में कैसा प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसमें किरणें एक निश्चित दिशा में वापस लौटती है। देखिए आप लोग नियमित परावर्तन में देख सकते हैं, हम फिगर बनाया है, इसमें किरणें एक निश्चित दिशा में वापस लौट रही है। इसमें किरणें एक निश्चित दिशा में वापस लौटती है, वापस लौटती है, वापस लौटती है। क्लियर सबको यहां तक। आइए अब समझते हैं अनियमित परावर्तन को। सेकंड नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, अनियमित परावर्तन बी में। अनियमित परावर्तन, इसको बोला जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, आइए समझते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब परावर्तन की क्रिया खुरदरी सतह से होता है, जब परावर्तन की क्रिया कौन सा सतह से होता है, खुरदरी सतह से होता है, खुरदरी सतह से होता है। जब परावर्तन की क्रिया खुरदरी या रुखड़ी सतह से होता है तो उसे हम लोग कौन से परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये हमारा एक सतह हो गया खुरदरी, जैसे कि एग्जांपल में कोई क्या हो जाएगा, एग्जांपल आइए समझ लेते हैं कुछ। जैसे कि दीवाल से परावर्तन, दीवाल से परावर्तन की क्रिया किससे होगा, दीवाल से, तो उसे हम लोग कौन सा बोलेंगे, अनियमित परावर्तन बोलेंगे। दीवाल चिकना होता है क्या, एकदम स्मूथ होता है, नहीं, उतना चिकना तो नहीं ना होता है जितना कि शीशा होता है, जितना कि आईना हम घर में देखते हैं उतना चिकना नहीं होता है। तो दीवाल से जो परावर्तन होता है वो अनियमित परावर्तन होता है। और किससे परावर्तन हो जाएगा, अशांत जल के पृष्ठ से, अशांत जल के पृष्ठ से, अशांत जल के पृष्ठ से जो परावर्तन होगा उसे कौन से परावर्तन कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे। देखिए ये एक फिगर बना है, ये फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं आप सबको कि अनियमित परावर्तन क्या होता है। आइए इस फिगर से के माध्यम से इसको समझते हैं। ये हमारा एक सतह हो गया, क्लियर है सबको। इस पे ऐसे किरणें आ रही है, अगर देखिए तो इस सतह पे ऐसे अगर किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद ऐसे तो लौटेगी, बात तो सही है। लेकिन अगर इसी सतह से यहां पास किरणें गई तो परावर्तन के बाद क्या ऐसे लौट जाएगी। अब कैसे लौटेगी इसके लिए अलग लेक्चर है ना, इसके लिए अलग हम लोग सीखते हैं। अगर मान लीजिए कि इस सतह पे गिरी है प्रकाश, तो ये परावर्तन के बाद ऐसे लौट जाएगी। क्लियर है सबको। अगर मान लीजिए कि इस सतह पर प्रकाश गिरी है तो परावर्तन के बाद कुछ ऐसे लौट जाएंगे।
तो इस प्रकार के जब परावर्तन होता है तो उसे हम लोग कौन सा परावर्तन कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये कैसा सतह से होता है? रुखड़ी या खुरदरी सतह से होता है, जिसमें आने वाली किरणें तो समानांतर होती है, आने वाली किरणें तो समानांतर होती है, कहने का मतलब एक किरण समानांतर है, जो किरण सूर्य के प्रकाश से आ रहा है वो किरणें समानांतर है, लेकिन क्या जाने वाली किरणें समानांतर है परावर्तन के बाद? नहीं, जाने वाली किरणें समानांतर नहीं होती है। तो नोट नंबर फर्स्ट क्या होगा अनियमित परावर्तन में? नोट नंबर फर्स्ट, इसमें आने वाली किरणें परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। परावर्तित किरणें समानांतर समानांतर नहीं होती है। क्या उसमें परावर्तित किरण समानांतर था नियमित परावर्तन में? देखिए नियमित परावर्तन जब बताए थे आप सबको तो बोले थे कि आने वाली किरणें तो समानांतर है और परावर्तन के बाद भी समानांतर किरण लौट जाती है, कहने का मतलब है इसमें जो परावर्तित किरण है वो समानांतर लौटती है। परावर्तित किरण कैसे लौट जाती है? तो परावर्तित किरण समानांतर लौट जाती है, समानांतर लौट जाती है। किसी को भी दिक्कत है यहाँ तक? इसी पॉइंट को हम बस यहाँ पर एक छोटा बॉक्स बना करके लिख रहे हैं कि परावर्तित किरण समानांतर लौट जाती है, लेकिन अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें जो है समानांतर नहीं लौटती है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है सबको? इस समानांतर नहीं लौटती, जिधर मन उधर बिखर जाती है। क्लियर है सबको? जब जिधर मन उधर बिखर गई तो आप लोग बताइए क्या स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा इसमें? क्या स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा? स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अनियमित परावर्तन से स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। अनियमित परावर्तन से स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। अनियमित परावर्तन जब जल की धारा बह रही होती है नदिया में तो स्पष्ट प्रतिबिंब पेड़ पौधे उसके आसपास के पेड़ पौधे का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। वही पलटी में पानी जब घूम रहा है तो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो अच्छा से नजर नहीं आता है, क्योंकि उसमें उस समय कौन सा परावर्तन हो रहा होता है? अनियमित परावर्तन हो रहा होता है, जिसके कारण हम लोग का इमेज जो है स्पष्ट से बाल्टी के पानी में नजर नहीं आता। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को भी दिक्कत है? तो नियमित परावर्तन में परावर्तित किरण समानांतर लौटी थी, लेकिन अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरण समानांतर नहीं लौटती है। नियमित परावर्तन में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, अनियमित परावर्तन में स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट आइए, नियमित परावर्तन में क्या सीखे थे? नियमित परावर्तन में हम लोग सीखे थे, सॉरी कहाँ चला गया ये पेज? नियमित परावर्तन के बाद कुछ नोट हम लिखे थे। हाँ, इसमें स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इसमें किरणें एक निश्चित दिशा में लौटती है। क्या इसमें किरणें एक निश्चित दिशा में लौटती है अनियमित परावर्तन में? तो अनियमित परावर्तन के दौरान निश्चित दिशा में नहीं लौटती है। अनियमित परावर्तन के दौरान किरणें स्पष्ट दिशा में, सॉरी हाँ सही है, स्पष्ट दिशा में नहीं लौटती है, एक निश्चित दिशा में नहीं लौटती है। सॉरी एवरीवन, स्पष्ट नहीं होगा, एक निश्चित दिशा में नहीं लौटती है। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में नहीं लौटती है, नहीं लौटती है। क्लियर है सबको? नियमित और अनियमित परावर्तन क्लियर है सबको? तो कोई पूछ दिया नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर क्या होता है? तो नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें समानांतर लौटती है, जबकि अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें समानांतर नहीं लौटती है। नियमित परावर्तन के दौरान स्पष्ट प्रतिबिंब बनते हैं, अनियमित परावर्तन के दौरान स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। नियमित परावर्तन में किरणें जो है एक निश्चित दिशा में लौटती है और अनियमित परावर्तन के दौरान किरणें जो है निश्चित दिशा में नहीं लौटती है, जिधर मन उधर लौटती है। क्लियर है सबको? अंतर डिफरेंस सबको क्लियर है? तो क्वेश्चन है, लिख के आ जाइए, लिख लीजिएगा आप लोग घर पे, नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर। नियमित और अनियमित परावर्तन में
अनियमित परावर्तन में अंतर, नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर क्या होता है, सारा चीज बता दिया गया। क्या सबको नियमित अनियमित परावर्तन परावर्तन क्या होता है, सबको क्लियर है? आइए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने वाले परावर्तन के नियम। कुछ वैज्ञानिकों ने परावर्तन के कुछ नियम दिए हैं, ठीक है, उस नियम को हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो परावर्तन के नियम, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। एक और नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को एक और तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। आइए कैसे समझते हैं। शादी विवाह में देखेंगे लड़कियां लोग ज्यादा चमकती है, किसकी अपेक्षा, तो लड़कों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वो जितना लिपा पोती करके अपना चेहरा को, अपने सतह को, अपने गाल को एकदम चिकना बना देती है। चिकना बोले तो एकदम समतल बना देती है। क्लियर है सबको? और समतल बनाने के कारण उसमें कौन सा परावर्तन होगा, नियमित क्या अनियमित, वहां पर नियमित परावर्तन होता है, जिसके कारण उनका इमेज जो है, उनका प्रतिबिंब जो स्पष्ट रूप से एकदम दूर ही से नजर आता है, वो दूर ही से नजर आते हैं। वही लड़का इन लोग देख लीजिए उतना लिपापोती नहीं कर ले रहता है तो उसका प्रतिबिंब अच्छा से नजर नहीं आता, स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता है, उतना नहीं चमकता है जितना कि लड़कियां चमकते रही होती है, लड़के उतना नहीं चमकते हैं। क्लियर है सबको? नियमित और अनियमित परावर्तन को अच्छा से समझाया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम जो होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सॉरी, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 नियम होते हैं। आपतन कोण बोले तो कौन, कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब है कोण आई बराबर में कोण आर। ये प्रकाश का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो दूसरा नियम क्या कहता है, आइए इस बोर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं, दूसरा नियम को फिल कराते हैं आपको कि क्या होता है दूसरा नियम। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, होते हैं या होता है, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आइए इस बात को हम समझाते हैं क्या होता है। जैसे कि ये जो हमारा ब्लैक वाला जो पेन दिख रहा है इसको बोल दिए आपतित किरण। क्लियर है सबको? ये जो ब्लैक दिख रहा है बोर्ड पे लिखने वाला पेन उसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो दिख रहा है इसको अभिलंब, और ये जो है परावर्तित किरण है। तीनों एक ही तल में होता है। मान लीजिए कि यहाँ पास अभिलंब पे इस सतह है, हमारा हाथ जो है सतह है, कोई किरण 30 डिग्री पे ऐसे आपतित हो रही है, ऐसे 30 डिग्री पे आपतित हुई अभिलंब के साथ, तो क्या परावर्तन के बाद किधर 30 डिग्री पे जाएगी, किस साइड जाएगी, इधर जाएगी। परावर्तन के बाद 30 डिग्री इधर नहीं, इधर नहीं जाएगी। क्या इधर जाएगी? नहीं, इधर नहीं जाएगी, इधर जाएगी 30 डिग्री इधर। 30 डिग्री पे क्यों जाएगी? क्योंकि अभी तो बताएं पहला नियम में, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम होता है कि आपतन को परावर्तन को बराबर होता है। अगर 30 डिग्री पे आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद 30 डिग्री पे लौटेगी। क्या इधर लौटेगी? हाँ, इसी डायरेक्शन में लौटेगी, क्योंकि तीनों का प्लेन जो है वो सेम होना चाहिए। क्या कोई पूछेगा 30 डिग्री ऐसे लौटेगी इस साइड में 30 डिग्री से? नहीं। क्या इधर लौटेगी 30 डिग्री से? नहीं, ये इधर की तरफ 30 डिग्री से लौटेगी ऐसे। तो ये तीनों का जो फेस है, तीनों का जो तल है वो एक ही होना चाहिए। तीनों जब एक ही तल में होता है तभी इसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतित किरण 30 डिग्री पे आपतित हो रही है
अगर आपतित किरण 30 डिग्री पे आपतित हो रही है तो परावर्तन के पास 30 डिग्री पे इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, बल्कि इधर जाएगी, क्योंकि तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या से तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये कौन सा नियम हो गया, ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम हो गया। क्लियर है सबको? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है सबको? आइए इसका कुछ उपयोग जो है, इस पे कुछ सवाल जो है हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 40 डिग्री कोण पर कोई किरण आपतित हो रही है, कोई किरण आपतित हो रही है। आपतित हो, सॉरी, चालीस डिग्री कोण पर कोई किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान बताएं। परावर्तन कोण का मान बताएं, परावर्तन कोण का मान बताएं। बताइए आप लोग, परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री कोण पे आपतित हो रही है, 40 डिग्री कोण पे। तो ये 40 डिग्री कोण पे किसके साथ, तो अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 40 डिग्री कोण पे। तो परावर्तित किरण का मान बताइए। कहने का मतलब कोण आई का मान दिया हुआ है, किसका मान पूछा है, कोण आर का मान पूछा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कोण आई बराबर होता है कोण आर, कोण आई का मान 40 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण आर का मान भी कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। क्लियर है सबको? आइए नेक्स्ट सवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई किरण तल के साथ, कोई किरण तल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण का मान बताएं। कोण का मान ज्ञात करना है यहाँ पास। कोई किरण तल के साथ कितना डिग्री, तल के साथ बोला है, तल के साथ बोला है, कितना डिग्री पे आपतित हो रही है, तो तल के साथ जो है 40 डिग्री पे आपतित हो रही है। तो परावर्तन कोण का मान बताइए कितना होगा। तो आइए इस बात को समझते हैं। इसको बोलते हैं तल या समतल। तो तल के साथ कितना डिग्री पे आपतित हो रही है, तल के साथ जो है ये 40 डिग्री, अब ये वाला मान होगा, इतना डिग्री पे आपतित हो रही है। ये सवाल में कहा है हमको, सवाल में ये कहा है। सबसे पहले सवाल को समझना है, उसके बाद सोल्व करना है। इसमें था आपतित हो रही है, कहने का मतलब 40 डिग्री कोण पर किरण आपतित हो रही है, मतलब आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 40। लेकिन इसमें कहा है कोई किरण तल के साथ 40 डिग्री कोण बनाती है, कहने का मतलब तल जो है इसके साथ 40 डिग्री कोण बना रही है। तो परावर्तित किरण का मान, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो आइए इस बात को हम लोग बनाते हैं। कितना डिग्री तल के साथ कोण बना रही थी, 40 डिग्री। सॉल्यूशन है यहाँ से, सॉल्यूशन या होता है अभिलंब, आप लोगों को सिखा चुके हैं हम। अभिलंब के बाद इसको बोलते हैं, अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसको बोलते हैं कोण आई, और इसको बनाता है कोण आर। क्लियर है सबको? तो अभी बताते हैं कि अभिलंब जो होता है सतह से क्या होता है, सतह पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होता है। तो स्पर्श रेखा क्या सतह के लंब समानांतर है। तो ये लंबवत जब यहां से यहां तक कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री लंबवत। बताए थे ना, अभिलंब जो है स्पर्श से सॉरी सतह के स्पर्श रेखा खींच के बनाया जाता है। तो सतह पे स्पर्श रेखा क्या इसके समानांतर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जो समतल दिया हुआ है इसके साथ भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसके साथ भी बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो कोण आई प्लस में कोण 40 डिग्री बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो कोण आई का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, कोण आई का मान हो जाएगा 90 माइनस में 40। अगर 90 में से 40 घटा दिए तो कितना डिग्री हो जाएगा, 50। 50 डिग्री किसका मान हो गया, कोण आई का। और कोण आर का मान कोई पूछेगा तो कितना होगा, 350 ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। क्लियर है सबको सवाल? आइए एक सवाल होमवर्क पे दे देते हैं जो करके आना है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं वो होमवर्क वाला सवाल को। एक किरण दिए गए चित्र में परावर्तन कोण का मान बताएं। ये होमवर्क का सवाल है, होमवर्क।
दिए गए चित्र में परावर्तन कोण का मान बताएं। कोण का मान बताएं। एक यहाँ पास आर त्रिज्या वाला वृत्त है। आर त्रिज्या वाला क्या है? वृत्त। इसका अंदर वाला भाग पॉलिश किया हुआ है। इस पे कोई किरण 90 डिग्री कोण से आ रही है, 90 डिग्री कोण पे आपतित हो रही है। ऐसे ये कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है? किसका मान ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है कोणार का मान। कोणार का मान ज्ञात करके आना है सबको। होमवर्क में हो गया। आज के लिए इतना ही। इस सवाल को ट्राई करके देखिएगा एक बार कैसे। स्पर्श रेखा वाला जो कंसेप्ट बताए हैं अब यहाँ काम आएगा, क्योंकि नॉर्मली तो स्पर्श रेखा सतह ऐसे बना देते हैं तो इसी पे मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर अभिलंब है 90 डिग्री। अब स्पर्श रेखा जब ऐसा रहेगा, सॉरी सतह जब ऐसा रहेगा तब स्पर्श रेखा वाला कॉन्सेप्ट आता है। स्पर्श रेखा पहले खींचेंगे, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री कोण बनना चाहिए और दोनों के बीच में, कहने का मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री कोण है तो कोणार का मान बता के आना है कितना डिग्री होगा आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।